याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में कोर्ट में जवाब देना होगा। अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर 5 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस कानून को लेकर के पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी। आज करेंगे इसी पर सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। वक्फ पर लड़ाई, सुप्रीम सुनवाई। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। केंद्र को 1 हफ्ते में देना होगा जवाब। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। केंद्र के जवाब तक रहेगी यथास्थिति। संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। अगली सुनवाई तक बोर्ड में नई नियुक्ति नहीं होगी। अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। वक्फ पर अंतरिम आदेश, 7 दिन की मोहलत। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 7 दिन का वक्त दिया है केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर अपना जवाब देने के लिए, और उसके बाद 5 दिन के भीतर जो है वो याचिकाकर्ता जवाब देंगे। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को अगली सुनवाई रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम डे टू डे सुनवाई करने के लिए भी इस पूरे मामले पर तैयार हैं। मुख्यतः 5 याचिकाएं हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मायने क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के यथा स्थिति जो है वो बरकरार रखने के आदेश दिए हैं, उसके मायने क्या हैं, इसे समझने के लिए और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, संदीप कलवानिया हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नवीन शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। अब्दुल लतीफ आर्को हमारे साथ है, प्रदेश सचिव है एआईएमसी से, और साथ ही हमारे साथ है तनिया गडकरी जी, हिंदुवादी नेता हैं, और हमारे साथ है मितुल जैन साहब भी, अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। जैन साहब, सबसे पहले एक टिप्पणी आपकी कि आखिरकार क्या ये माना जाए कि जो इस वक्फ कानून के विरोध में हैं, जो लोग इसके पक्ष में हैं, उन पर जो यथास्थिति जो है स्थिति क्लियर क्या 5 तारीख के बाद ही हो पाएगी, 5 मई को जब अगली सुनवाई होगी? दूसरा ये कि आज का जो अंतरिम आदेश है, जो 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के, उससे भी हम जरा समझना चाहते हैं कि क्या ये केंद्र सरकार के लिए एक झटका है? जी हेमंत जी, तो हेमंत जी अगर इसको हम लीगली देखें तो किसी भी प्रकार का कोई स्टे तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट नहीं किया है, तो कानून पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जब समय मांगा जवाब पेश करने के लिए, तो उस दौरान उन्होंने कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जब तक जवाब पेश नहीं करती है और जब तक इसके बारे में सुनवाई नहीं हो जाती है अंतरिम आदेश पर, तब तक किसी भी प्रकार का कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा और ना ही जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वक्फ हैं उनको डी नोटिफाई किया जाएगा। क्योंकि जो मुख्य मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है वो है कि ये जो कानून है ये वक्फ बाय यूजर जो है उसको बंद करता है, बल्कि ये कहता है कि वक्फ बाय यूजर जो है वो अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट होती है और उस डिस्प्यूट का फैसला कलेक्टर करेगा, तो जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं देता है तब तक उस प्रॉपर्टी को डी नोटिफाइड माना जाएगा। तो एक तरीके से जो स्टेटस जो इस अमेंडमेंट से पहले था, प्रॉपर्टीज का स्टेटस वही रहेगा 5 मई तक। फिर 5 मई को जो भी फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय करे। ठीक,
तो क्या इसे ऐसे भी समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई है? इस लिहाज से क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये संकेत हैं कि इस नए कानून को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता कहीं ना कहीं देने की दिशा में आगे चीजें बढ़ रही हैं? नहीं हेमंत जी, मैं ये तो थोड़ा अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी कि किस तरफ जा रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पूरा मौका दिया है कि वो अपने तर्क जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख सके। दस्तावेज कुछ हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पेश करेगी और उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि क्या इस कानून पर रोक लगाई जाए या नहीं। मैं वापस आता हूं। नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नवीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आर्को साहब, आपकी टिप्पणी क्या है आज की सुनवाई को लेकर के? क्या आप संतुष्ट हैं जो मसले उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं के माध्यम से? चाहे वो देखिए ये किसी तरह का मान लीजिए कि एक महत्वपूर्ण मसला ये उठाया गया था कि भाई उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर को लेकर के, या फिर जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनमें किसी तरह के बदलाव को लेकर के, कितने संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल, हमें आज बहुत रिलीफ मिली है इस बात से कि जो अंतरिम इन्होंने फैसले दिया है कि भाई इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, और हम समझते हैं कि हमें हमारे लिए ये इंसाफ की बात कही है इन्होंने कि जो स्थिति है यथावत रखी जाएगी। सरकार की जो नियत थी उसमें सरकार कामयाब नहीं हो पाएगी, ऐसा हम मान के चलते हैं, और हमें आगे भी ये उम्मीद है कि ये इंसाफ हमें मिलेगा, इसलिए कि ये सारा का सारा संविधान के खिलाफ इन्होंने फैसले लिए थे, जो बिल्कुल भी संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है। और वैसे भी सारी दुनिया इस बात को देख रही है कि जिस तरह से यहाँ मुसलमानों के खिलाफ एक के बाद एक जुल्म ढाने के रास्ते अपनाए जा रहे हैं, वो दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान की छवि क्या बनती जा रही है, ये सोचने का मुकाम है। यहाँ हमारे गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर साहब, इन दोनों की जिम्मेदारी है कि ये देश को किधर ले जा रहे हैं। इनको देखना चाहिए कि अगर कहीं कोई किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो ये ना सोचे कि कोई इसको देख नहीं रहा है। ऊपर वाला तो सभी को देख रहा है, लेकिन दुनिया भी देख रही है जी। इसलिए हमें काफी रिलीफ मिली है, ऐसा महसूस करते हैं कि आज हमारे लिए बहुत रिलीफ की बात है कि ये जो कुछ अपनी मंशा जो इनकी थी। आर्को साहब जो जेपीसी के चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा कि इस कानून में कुछ भी अगर गलत हो जाए एक बिंदु भी, तो वे अपनी सांसदी से इस्तीफा दे देंगे। वो तो होगा, ये तो गलत तो है, गलत को क्या सही करेंगे वो जी। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना आर्को साहब, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि गलत है कि नहीं। जब अब सारा मामला कोर्ट के सामने ही है, सबसे बड़ी जब कोर्ट डिसाइड करेगा तो हम तो ये मान के चलते हैं जी कि कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो सही डिसाइड करेगा जी, और जब सही डिसाइड होगा तो इन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ठीक है तनिया गडकरी जी, कोर्ट डिसाइड करेगा, वो सही डिसाइड करेगा, वो संविधान के खिलाफ कानून बनाया है, और जब संविधान के खिलाफ कानून आर्को साहब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगा, एक कह रहे हैं कि कोर्ट सही डिसाइड करेगा और उनको देना पड़ेगा, तो मतलब ये दो बातें हो गई ना। मैं आता हूं आपके पास में। तनिया जी, कैसे देखती हैं आज की सुनवाई को? सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के दिया है उन पर? तनिया जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं आपकी आवाज अनम्यूट कीजिए तनिया जी। ये लोग अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि जब ये जो लोग संविधान की आज दुहाई दे रहे हैं, वो लोग कहाँ थे जब 1995 में वक्फ को असीमित शक्तियां दे दी गई थी संविधान में संशोधन करके, और वो लोग कहाँ थे जब 2013 में संशोधन करके गैर मुस्लिमों की संपत्ति पर भी वक्फ का हक जायज करार दे दिया गया था। जब न्यायपालिका से ऊपर वक्फ को बिठाने की कोशिश कर दी गई, तब ये लोग कहाँ थे? तब इनको संविधान याद नहीं आता है क्या? जब तमिलनाडु का एक गांव है, पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद वहां के मंदिरों में पूजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तब इनको संविधान याद नहीं आता है क्या? संविधान इनको तभी याद आता है जब एक कानून सम्मत वस्तु होना चाह रही है इस देश में, जो गलत हुआ है उसको सही मायनों में
पंथ निरपेक्षता की दिशा में ले जाया जा रहा है, तो क्यों इनको तकलीफ हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जब ये लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर उसके बाद ये लोग कैसे हिंदुओं के जब हर बार अधिकारों पर हनन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। यहाँ पर जिस कानून से बाकी लोग चलते हैं, उस कानून से इन लोगों को चलने में दिक्कत क्या है? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या सुधार नहीं होना चाहिए? क्या इसमें महिलाओं की भूमिका नहीं होना चाहिए? मुस्लिम महिलाओं का हक नहीं होना चाहिए? क्या जो कलेक्टर की भूमिका को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, वो सारी कलेक्टर की भूमिका इसमें नहीं होनी चाहिए? भारत में कानून का राज है या शरिया चलेगा, ये तो हमें आज डिसाइड करना होगा। जी, मैं इसका जवाब ले लूंगा। मैं आता हूं, एक एक टिप्पणी सबकी हो जाए, लेकिन फिलहाल कलवानिया साहब, कांग्रेस पार्टी भी याचिकाकर्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। क्या लगता है कलवानिया जी, जो सुप्रीम कोर्ट का आज का डायरेक्शन है, आज का अंतरिम आदेश है और आज की जो सुनवाई है? देखिए, जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो हमारे लिए राहत भरा है, दूसरा याचिकाकर्ताओं के लिए भी राहत भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदुओं पे राहत दी है। पहला दी है वक्फ बोर्ड पर केंद्र जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। दूसरा, वक्फ बोर्ड की वक्फ घोषित जो संपत्ति है वो डी नोटिफाई नहीं होगी, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड हो। उसके बाद में तीसरा उन्होंने ये कहा है कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी। तो ये काफी राहत भरा इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। और आगे जो 5 मई को जो सुनवाई होगी, इसमें आप देखना कि इसमें जहां पर भी गलत हुआ है उसमें हमारे को न्याय की पूरी उम्मीद है। और जो ये जन विरोधी और एक धर्म को जो बांटने का जो कानून लेके आई थी बीजेपी बगैर किसी उद्देश्य के, वो इनका हमारे को लगता है कि ये गलत साबित होगा। जी, नवीन जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी जो गलत कानून लेकर के आई थी वो अब गलत साबित होगा सुप्रीम कोर्ट में। कैसे गलत, कैसे? एक प्रश्न है, सामान्य प्रश्न। गलत को गलत कह देने से पहले ये इंटेंशन मन में रहना चाहिए कि हम गलत को गलत साबित करें। क्या 2013 में जो वक्फ में जो संशोधन किए गए, जिसके तहत असीम शक्तियां वक्फ बोर्ड के हाथ में आ गई थी, क्या वो जायज था? या फिर हम उन 127 संपत्तियों का जिक्र करें जो कांग्रेस के कार्यकाल में आचार संहिता के लगे हुए समय में कांग्रेस मनमोहन सरकार ने जो मुकदमे 127 वापस लेकर 127 जो प्राइम लोकेटेड दिल्ली की प्रॉपर्टीज थी वो वक्फ के हवाले कर दी। क्या वो जायज था? मतलब हम जैसे एक सामान्य चर्चा का विषय है कि अगर ये कहा जा रहा है ये गलत कानून है तो क्या वो सही था? या फिर कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। हैदराबाद की मस्जिद सुल्तानाबाद वक्फ की संपत्ति, होटल मैरियट बना हुआ है। दिल्ली की ओबराय होटल 1 रुपया लीज पर चलती है। ये 1 रुपया लीज पर चलने वाली होटल अगर वाजिब दाम की लीज पर चली हुई होती तो क्या उससे अर्जित किया हुआ पैसा किसी गरीब मुसलमान के हित में नहीं होता? क्या वो जायज था? और बता देता हूं आपको, उत्तराखंड में 200 बीघे का एक रिजोर्ट बना हुआ है, वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है साहब। उस रिजोर्ट से आने वाली आमदनी क्या एक गरीब मुसलमान को मिल रही है? तो गलत एक्चुअल क्या था, इसका नरेटिव यहां बैठकर सेट करना एक अलग बात है और गलत को गलत बोलना एक अलग बात है। जी, आर्को साहब, बड़ा आसान है कि ये कानून गलत है। आर्को साहब, बीजेपी कहती है कि 2013 में जो असीमित अधिकार दे दिए थे कांग्रेस पार्टी की सरकार में, और अभी तानिया जी ने कहा कि अगर महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं इस बिल के माध्यम से, बाकी जो पसमानदा मुसलमान हो, महमूदिया हो, अहमदिया हो, उन सबको अपने अपने राइट्स मिल रहे हैं, वो गलत कैसे है? वक्फ बाय यूजर वाला बार बार मामला उठता है, तो वो भी बीजेपी के प्रवक्ता उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि 200 बीघा का कोई वक्फ की जमीन है, वहां पर रिजोर्ट बना हुआ है, किसी पर होटल बना हुआ है। तो ये भूमाफिया जो है वो कह रहे हैं कि उन पर कंट्रोल करना जरूरी है। और उसमें आप ऐसा लगता है कि उन लोगों के साथ हैं जो मुसलमानों की संपत्ति को खा रहे हैं, नाजायज तरीके से अतिक्रमण कर रखा है, आप उन लोगों के साथ है बजाय कौम के साथ होने के? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैडम को ये मालूम नहीं है कि इसमें ऑलरेडी 2 महिलाओं को कंपलसरी बोर्ड में रखने का पहले से ही 2013 के संशोधन में मौजूद है, और हर जगह 2 महिलाएं मौजूद हैं। और जहां तक ये दूसरी बात कह रहे हैं, वो सब वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर हैं। और जहां तक ये बात कह रहे हैं कि साहब ये संपत्ति बढ़ कैसे गई, तो ये बढ़ कैसे गई, ये तो जो वक्फ बोर्ड में, जो वक्फ बोर्ड के लिए कमिश्नर मुकर्रर जांच करते हैं, उसके बाद रजिस्टर्ड होती है, तो जो चीज़ें वो पहले से है
लेकिन किसी वजह से वो सर्वे में नहीं आई, बाद में सर्वे में आई, और सर्वे सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, उसके मुताबिक सर्वे होता है, और उन्होंने जो तय कर दिया ये वक्फ है और पहले वो किसी के कब्जे में रही होगी, तो नेचुरल है जब वक्फ है तो वक्फ का तो होने से वो बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो जो बैठे हैं उन्हें तकलीफ होगी, वो गलत बैठे हैं। बहुत सी वक्फ प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो लोगों ने पैसे ले करके ट्रांसफर कर दी, अब वो ट्रांसफर जिन्होंने पैसे दे करके ले ली वो नाजायज है। अब उनसे कानून ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, बिक नहीं सकती है, कभी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, तो वापस जब छीनने की बात आती है तो तकलीफ होती है उन लोगों को। तो ये सारे काम होंगे, और जहां तक जिसने भी गलती की है उस गलती की सजा उन्हें मिलेगी। नहीं आरको साहब, फिर तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व पर आपको कोई ऐतराज नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो तो पहले से चला रहा है गलत फहमी की ये गलत बात कह करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद है, तो ये गलत बात कह रहे हैं कि साहब महिलाओं को अगर शामिल किया जाए तो अरे भाई मौजूद है, शामिल कैसे नहीं किया, कर रखा नहीं, आप कैसे कह रहे हैं शामिल नहीं है? तो ये गुमराह करने की जो आदत है बीजेपी की कि लोगों को गुमराह कर दिया जाए, तो वो गलत है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, कमेंट ले लेता हूँ। नवीन शर्मा जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी की गुमराह करने की आदत है और बांटने के लिए इस तरह के कानून लाए गए हैं। कौन गुमराह कर रहा है? आपको मैं शाहीन बाग की याद दिला देना चाहता हूँ। शाहीन बाग एक बड़ा प्रदर्शन आपको ध्यान में होगा, जो सीए के विरुद्ध एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, और नैरेटिव वहाँ एक ही था, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आरको साहब, मेरा आपसे ये प्रश्न है, मुझे आप बता दीजिए सीए के आने के बाद में किसकी नागरिकता छीन ली गई? तो जिस तरह उस समय आप लोगों ने नैरेटिव सेट करने का काम किया था जी, अनजान लोगों को गुमराह करने का काम किया था, वही काम अब दोबारा करने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है। आपका ये कहना था कि साहब हमारे वक्फ में ऑलरेडी 2 महिलाएं हैं, एक तो नामजद कर दीजिए स्टेट वाइज, बहुत बेहतर रहेगा, चैनल पे खुलासा हो जाए, हमको, आपको, सुनने वालों को, सबको इस बात का ध्यान में आ जाएगा कि वक्फ बोर्ड में पहले से 2 महिलाएं फला 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 वक्फ बोर्ड में नॉमिनेटेड हैं। दूसरा एक और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब ऑलरेडी वक्फ में महिलाएं हैं तो मेरे ख्याल से आपको इस विषय में तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। एक आपने ये भी कहा अभी कि साहब जो भी वक्फ के पास संपत्तियां आई वो बाकायदा उनका सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद में एक लीगल प्रोसीडिंग हुई, लीगल प्रोसीडिंग के बाद वक्फ में संपत्तियां आई हैं। नवीन जी, ये मामला तो कोर्ट में भी उठा कि भाई आप गैर मुसलमानों को शामिल कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ की संपत्ति करने का फैसला का अधिकार देना, वो हस्तक्षेप कहीं ना कहीं ये हस्तक्षेप को बढ़ा देता है, सरकारी हस्तक्षेप को, जिसे हम इंस्पेक्टर राज कहते हैं। ये मामला तो उठाना और ये भी उठाया, इसके विपक्ष में दलील भी दी गई कि फिर आपने जो है हिंदू एक्ट है उसमें ये समान क्यों नहीं है, उसमें भी फिर मुसलमान को किसी को सदस्य बनाइए। बेशक संविधान से देश चलता है, और अगर जुडिशरी इस बात का तय करती है, नहीं मैं जवाब दे रहा हूं आरको साहब, बिल्कुल आपको जवाब दिए बिना यहां से हिलूंगा भी नहीं जी। मैं आपको ये कह देना चाह रहा हूं, अगर जुडिशरी ये तय करती है कि अन्य, देखिए एक्चुअली ये ट्रस्ट का मामला है, और अगर जुडिशरी इस बात को तय करती है जिस प्रकार मुस्लिम वक्फ बोर्ड में एक अन्य किसी धर्म जाति संप्रदाय का व्यक्ति नॉमिनेट होना आवश्यक है, उसी तरह से सारी जो ट्रस्ट संस्थाएं हैं उनमें होना आवश्यक है। तो अगर ऐसा संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी तो किया जाएगा, और अगर जुडिशरी के हस्तक्षेप से तय होता है तो स्वाभाविक रूप से इंप्लीमेंट होगा। आरको साहब, अब छोटी सी बात है, ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसमें आपको भी कोई एतराज नहीं है आरको साहब, फिर मानेंगे उसको? नहीं, इन्हें है, इन्हें है भाई साहब। आ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट फैसला, हेमंत जी, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आएगा वो ईमानदारी से, इंसाफ के साथ आएगा, और जब इंसाफ होगा हमें कहीं तकलीफ नहीं है। नहीं, फिर वो कौन लोग हैं जो प्रदर्शन के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, पुलिस के वाहन फूंक रहे हैं कहीं? मैं बता देता हूं आपको हेमंत भाई, मैं बता देता हूं आपको हेमंत जी, वो कौन लोग हैं, उनका परिचय, उनका तारुफ मैं करा देता हूं आपको, उन लोगों से मैं तारुफ करा देता हूं आपका। मैं आपको सुना नहीं है आरको साहब, आप पूरी तरह से मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उस पर पूरी की पूरी कम्युनिटी चलेगी? बिल्कुल मानेंगे।
मानेंगे, ये अच्छी बात है। हमने माना है या नहीं माना है बताओ? राम मंदिर के मामले में जी हमने माना नहीं माना? बाबरी मस्जिद के मामले में फिर मैंने ये भी तो पूछा आपसे कि फिर वो कौन लोग हैं जब देश की संसद ने कानून बनाया और कुछ लोग सड़कों पर उपद्रव करने के लिए उतर गए, तोड़फोड़ करने लग गए, अपने देश की संपत्तियों में पुलिस के वाहन फूंक दिए, पुलिस पर पथराव कर दिया, ये कौन सा प्रदर्शन है? अरे तो भाई ये जो बात आप कह रहे हैं ना, इसकी सच्चाई देखिए, ये कर कौन रहा है? वहाँ इलेक्शन का मैटर है और वहाँ जो है ये बीजेपी और हेमंत जी ये इस बात का जवाब आरको साहब आपको नहीं दे पाएंगे। और तो इस बात का जवाब हेमंत जी आपको आरको साहब नहीं दे पाएंगे। और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, करवा आप रहे हो। बंगाल के हालत ये मुसलमानों को बदनाम मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। जी मैं आ रहा हूँ कन्हैया जी, रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ जी, बोलिए नवीन जी। हजीबुल हसन से परिचय हो आरको साहब का? आपका तो होगा, मंत्री हैं झारखंड सरकार में। हम शरीयत को मानने वाले नहीं हैं, हम शरीयत को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले नहीं। शरीयत हमारे दिल में रहता है, संविधान हमारे हाथ में। पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं फिरहाद हाकिम, वो बंगाल के पलायन को लेकर ये कहते हैं ये पलायन जो हो रहा है ये इंटरनल हो रहा है। एक इमरान मसूद है, लोकसभा सांसद है, कांग्रेसी नेता, 1 घंटे में इलाज कर देंगे। तो ये आपका प्रश्न था, वो कौन लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? कलवानिया जी हैं जो ये कहते सिर्फ हैं राजनीति करने के लिए, कहीं मुसलमानों के वोट इधर से उधर नहीं हो जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे कर लें, इसलिए ये उत्साह कांग्रेस पार्टी के भीतर है। हमारे हाथ में है। नहीं, ये देखिए, जो इनका जो कहना है वो बिल्कुल गलत है साहब। ये जो करवा रहे हैं ये भाजपा की ही सोची समझी रणनीति थी, देश में भाई भाई को बांटना, एक धर्म को दूसरे धर्म में बांटना। आप ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण कर रखा वक्फ बोर्ड ने। आप देखिए, देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। उनका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री होता है। तो नहीं आप ये बता दें, 10 साल में आपकी सरकार अलग अलग जगहों से नहीं आपकी नहीं 1 मिनट, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अगर अतिक्रमण कर रखा है तो 10 साल में इनकी सरकार है अभी केंद्र में, इन्होंने एक भी ये बता दें कि हमने उसको हटाया, जबकि इनका केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री इनका अध्यक्ष होता है। आपने कार्रवाई की तो बताएं। ये झूठ, फरेब और भ्रम की राजनीति करते हैं, 2 धर्मों को बांटने की राजनीति करते हैं। देश में आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार देने की है, 2013 में संशोधन करके चली गई, उनको ध्यान भटकाने के लिए सारी कार्रवाई की गई है। यह बिल्कुल ही गलत कानून है। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास है, आगे जो निर्णय होगा वो हमारे सर्वोपरि है। संदीप जी, मैं जरा आपकी बात का जवाब आपको दिए देता हूं। या तो आप ये कह दें कि मेरे पास वक्त पर बोलने के लिए आज कुछ भी नहीं है, हमारे आप मुझसे हम लगातार आप सड़क से लेके हम सदन तक हम पूरी आपके जन विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। शांति से सुनिए। या तो आप कहिए मेरे पास वक्त पर बोलने के लिए आज कुछ भी नहीं है, जिस दिन आप मुझसे बेरोजगारी पर, अन्य मुद्दों पर बात करने आएंगे, मैं उस दिन इस बात का जवाब दूंगा और उस दिन भी आज को चुप कराऊंगा। आज भी आपको चुप करा रहा हूं, उस दिन भी आपको चुप कराऊंगा। आज आप उस मुद्दे की बात करिए, जिस मुद्दे आप देखिए, आपने देश में आपसी शांति और सौहार्द बनाए जो बना हुआ है उसको बिगाड़ने के लिए वक्फ बोर्ड लेके आए। इसका कोई उद्देश्य नहीं है वक्फ बोर्ड के जो संशोधन का। आप सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, आप वोट की राजनीति करते हैं। बिहार में जो हमारे विपक्ष के नेता, ठीक है तानिया जी, तानिया जी, अब्दुल लतीफ आरको साहब जो टिप्पणी कर रहे थे, ये बांटने वाली राजनीति और इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। जी हाँ, मतलब एक तो मुझे कांग्रेस, और वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो मानेंगे उस चीज को। मैं इस बात से तो उनका स्वागत करती हूँ, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको सबने मानना चाहिए, तो इस बात पर तो उनसे मेरा कोई मतभेद है ही नहीं। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ, एक तो ये कांग्रेस प्रवक्ता जो जिस तरह से बात कर रहे थे, इनको हिंदू जीनोसाइड हो गया, ये उस चीज को झूठ बोलते हैं। कश्मीर पलायन पर ही कुछ नहीं कह रहे थे, अब बंगाल में जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उस पर भी इनके 2 बोल नहीं निकलते। इनको वो सारा कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। और रही बात ये जो कह रहे हैं कि बार बार की हिंदू मंदिरों पर, हिंदू ट्रस्ट पर भी, तो देखिए ये 2 बहुत अलग अलग बातें हैं। हिंदू मंदिर जो है ये वो एक पूरी इकाई है, जीवंत इकाई है, और उसके अंदर हमारे देवता विराजते हैं। और वहां पर मुझे तो किसी भी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं होती अगर वहां पर कोई आए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कह रहा है कि नहीं, मेरे मत के अलावा कोई मत नहीं रहना चाहिए, मेरे जो भी मेरा अल्लाह है या जो भी है उसके अलावा किसी को मैं नहीं मानता, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस ट्रस्ट में आकर
कार्य कैसे कर सकता है? ये तो बेसिक बात है ना कि अगर कोई किसी की श्रद्धा ही नहीं है तो उस ट्रस्ट में शामिल कैसे हो सकता है? ये बात हिंदुओं के साथ नहीं है। वो कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, इसलिए टेक्निकली और सैद्धांतिक रूप से भी ये प्रश्न बिल्कुल गलत है। अगर मंदिरों में कोई मतलब गैर इस्लाम आरको साहब मैं चाहता हूं इस पर आप जवाब दें। वो कह रहे हैं कि हमें इससे आपत्ति नहीं है कि कोई और हो नहीं हो, लेकिन ऐसे लोग जो कहें कि उनके अलावा कोई दूसरा का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए आपत्ति होती है हिंदुओं को। नहीं, मैं पूरा समझा नहीं कि ये क्या सवाल था इनका सवाल यह है कि इन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि हिंदुओं के ट्रस्ट में अगर कोई नॉन हिंदू शामिल किया जाए, नहीं किया जाए, तो फिर दे देना ही लिख करके, सुप्रीम कोर्ट को लिख के दे देते कि सब मुसलमानों को हमारे ट्रस्टों में डाल दीजिए। आप अल्लाह अकबर छोड़ पाएंगे क्या? लिख के दिया। जब आप नहीं छोड़ पाएंगे तो आप हमारी देव मूर्तियों पर श्रद्धा नहीं रखेंगे तो आप मंदिर के ट्रस्ट में कैसे हो सकते हैं? हम अपने मजहब पे श्रद्धा रखेंगे और आप हमारे मजहब पे क्यों श्रद्धा करेंगे?